अच्छा, तो फाइनली अब हमारा चैप्टर आखिरकार ख़त्म होने लगा है। लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं जो कि है कार्टिलेज। अब जब मैंने पहली वीडियो में आप डिस्कस किया था स्केलेटन, तो उसके अंदर बोन और कार्टिलेज दोनों को डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी कि बोन और कार्टिलेज दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उसके सेल्स, लिविंग कंपोनेंट, और उसके अराउंड जितना भी मैट्रिक्स होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब वो जो मैट्रिक्स होता है उसके फर्दर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और मेनली वाटर होता है ग्राउंड सब्सटेंस में। तो सेल्स, लिविंग कंपोनेंट, उसके अलावा उसके अराउंड जो मैट्रिक्स है जो कि फाइबर से और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर फिर फाइबर से बना है, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर फिर वाटर आ जाता है, प्रोटीओग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कार्टिलेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कार्टिलेज की मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज की अपनी ब्लड सप्लाई कोई नहीं होती। तो और ये मेनली ब्लड सप्लाई किस तरह लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू लेता है। जो आसपास की एरियाज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू ही न्यूट्रिशन डिफ्यूज़ करती है इसके अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो क्या करेंगे कि वो कार्टिलेज से डिफ्यूज़ कर देंगे उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में। और इस तरह जो है ना, ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है स्टिल। फिर दूसरा क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। इसमें प्रॉपर्टी है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपकी बैक जो है ना, जब भी आप अगर झटका लगे भी, आप बाइक पे जा रहे हो या आप वैसे खेल कूद रहे हो, आप बार बार जंप कर रहे हो और लैंड कर रहे हो ज़मीन पे, तो आपको कॉन्स्टेंटली एक शॉक लगता है, एक फोर्स ट्रांसमिट होती है आपके स्पाइन के थ्रू। लेकिन फिर भी आपको उससे ना कोई डैमेज होता है ना कोई पेन होती है। वजह क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन। आपकी नीज़ वगैरह, नीज़ के जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंटली उस पर फोर्स लग रही है मूवमेंट के अंदर, लेकिन वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। उस वजह से वो ना कोई डैमेज प्रोड्यूस होता है और ना ही कोई पेन प्रोड्यूस होती है। तो वो उस फोर्स को देखो, आपने जब भी ज़मीन पे आप अगर लैंड की हो तो आपने उस फोर्स को आपने मिनिमाइज़ करना है, ताकि वो फोर्स आपको फील ना हो, उस फोर्स से आपको कोई डैमेज ना हो। और उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा एक मेन कंपोनेंट, वो बॉडी का कंपोनेंट जो उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा वो है कार्टिलेज। ठीक है। अब दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी, कि बोन जो है ना हमारे पास एक रिजिड टिश्यू है। बोन हमारे पास रिजिड टिश्यू क्यों है, बिकॉज वो मिनरलाइज्ड है। उसके अंदर क्या है, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, कम रिजिड है। सारी टाइप्स इसकी कम रिजिड होंगी। वजह क्या, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं, ये अनमिनरलाइज स्ट्रक्चर रहेगा। इस वजह से इसके अंदर बोन की तरह की रिजिडिटी नहीं आएगी। ये फिर भी आपको मतलब एक सॉफ्ट टिश्यू और बोन के मिड में इसकी जो है ना रिजिडिटी होती है दरमियान में, और इस वजह से एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज़, इसका फंक्शन यही है कि ये जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर आगे इसकी लोकेशन को देखते हैं हम। अब तीन इसकी मेन टाइप्स होती हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, फिर इलास्टिक कार्टिलेज, और लास्ट है फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये जो टाइप्स हैं ये किस बेसिस पे हैं, ये बेसिस है इसकी कि इनके मैट्रिक्स का फर्क। अब सेल्स जो हैं, सेल्स कौन से होंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट होगा, मैच्योर सेल होगा कॉन्ड्रोसाइट। इसके अलावा जो ओस्टियोक्लास्ट होता है, ओस्टियोक्लास्ट मेनली कार्टिलेज में भी सेम ही प्रेजेंट होता है। तो ये सेल्स होंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर वही फाइबर्स, कोलाजन के, इलास्टिन के, ये फाइबर्स होंगे। और ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन्स वगैरह, वाटर, ये सब कुछ प्रेजेंट होगा। लेकिन फ़र्क ज़्यादा आता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का कौन सा कंपोनेंट, फाइबर्स। कि इनके टाइप्स में मेन जो फ़र्क है वो फाइबर्स की अमाउंट का है और फाइबर्स की टाइप का है। तो फाइबरस कार्टिलेज को आप देखो तो ये फाइबरस, इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हाइलिन और इलास्टिक को देखो तो इनमें फाइबर्स कम है और इनमें सेल्स ज़्यादा हैं, और इस वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा इलास्टिक टिश्यूज़ हैं। अब सबसे पहली टाइप है हमारे पास हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन से दूसरा मतलब होता है ग्लासी। तो ये आप जब भी देखोगे तो आपको एक क्लियर लुक देगी, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत कम है और मेनली ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर होता क्या चीज़ है, वाटर ही होता है। तो ये आपको बिल्कुल ऐसे अपीयर होता है जैसे क्लियर, आपको ग्लोसी सी अपीयरेंस देता है, ग्लासी सी अपीयरेंस देता है।
और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये फाइब्रो कार्टिलेज बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड है, इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ी ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा सॉफ्ट है, और हाईलाइन कार्टिलेज इनके दरमियान में मिड में प्रेजेंट होता है, और ये स्ट्रॉन्ग भी है और साथ इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। अब इसके अंदर फिर फर्दर इसकी थाईलैंड कार्टिलेज की दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है आर्टिकुलर कार्टिलेज और एक नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमने पढ़ा था कि जब भी बोन के एंड्स होंगे जॉइंट्स के ऊपर, तो बोन के एंड्स के ऊपर ऐसे जहाँ पे पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज उसके एंड को कवर करती है। इसका मकसद क्या होता है कि ये जो है ना स्मूथ होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये इसमें पेन भी नहीं होती क्योंकि ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसकी डायरेक्ट नर्वस सप्लाई नहीं होती। इसका फ़ायदा ये है कि ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नर्व सप्लाई भी नहीं होगी, और जब हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं तो उसमें कार्टिलेज तो एक दूसरे के मतलब फ्रिक्शन भी होगी, कार्टिलेज भी एक दूसरे के साथ रब होगा और फोर्स होगी, लेकिन इसमें पेन प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों नहीं होती उसकी एक तो ये है कि ये स्मूथ सरफेस होती है, फ्रिक्शन कम से कम रहती है, दूसरा ये ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसमें पेन प्रोड्यूस नहीं होती। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज ये होगी। दूसरी नॉन आर्टिकुलर की फर्दर एग्जांपल्स हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, टाइप 2 कोलेजन के फाइबर्स होंगे, ये ज़्यादा हिस्टोलॉजी का फ़र्क है, लेकिन ये भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो कि इसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होंगे और पेरिकोन्डियम प्रेजेंट होगी, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ पे पेरिकोन्डियम नॉन आर्टिकुलर के ऊपर प्रेजेंट होती है, आर्टिकुलर के ऊपर नहीं होती। इसकी लोकेशन क्या क्या है, एम्ब्रियो का स्केलेटन। एम्ब्रियो में हमने देखा था कि इंट्रा कार्टिलेजिनस, जब हमने ओसिफिकेशन देखी है इंडो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन, तो सबसे पहले जितनी भी बोन्स होंगी मेनली जो लिम्स की बोन्स हैं वो सबसे पहले उनका एक कार्टिलेज का मॉडल बनेगा, फिर उस मॉडल से आगे उसके अंदर फिर प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, और फिर ग्रोथ प्लेट रह जाती है, और फिर बाद में ग्रोथ प्लेट भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह एम्ब्रियो का स्केलेटन मोस्टली किस कार्टिलेज से बनेगा, हाईलाइन कार्टिलेज। दूसरा क्या, ग्रोथ प्लेट जो बच जाती है, जो रेमनेंट होता है इस एम्ब्रियो के स्केलेटन का ही, वो भी हाईलाइन कार्टिलेज ही है। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज हमने डिस्कस किया कि बोन्स के एंड्स पे जो प्रेजेंट होगी वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी। दूसरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है कि ट्रेकिया के अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रेकियल जो सी शेप रिंग्स होती हैं, इसके बाद आगे नीचे जो लेरिंग्स है, ट्रेकिया के बाद नीचे जो ट्रेकिया के बल्कि ऊपर जो लेरिंग्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, और नीचे जो ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज होती है, प्लेट होती है, वो तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो भी कार्टिलेज होती है वो हाइलाइन कार्टिलेज होती है। फिर कोस्टल कार्टिलेजेस, अब रिब्स को जब भी आप ज्वाइन करते हो किसके साथ, स्टर्नम के साथ, ये स्टर्नम है दरमियान में, क्या आपकी रिब्स हैं, तो एंटीरियरली कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कोस्टल कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेज इन दोनों को ज्वाइन कर रहा होता है, तो कोस्टल कार्टिलेज भी हाईलाइन कार्टिलेज है। और नोज़, लेकिन ये कोस्टल कार्टिलेज आर्टिकुलर टाइप की कार्टिलेज नहीं है, नॉन आर्टिकुलर ही है। और नोज़ के अंदर हमारे जो नोज़ का इन्फीरियर पार्ट है उसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये भी हाईलाइन कार्टिलेज ही है, जो हमारे नेज़ल सेप्टम के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट टाइप होगी हाईलाइन कार्टिलेज, सेकंड टाइप है इलास्टिक, नाम से इलास्टिक है और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं, इलास्टिक भी है और साथ इसमें स्ट्रेंथ भी होती है। इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है कि इलास्टिसिटी है कि आप किसी चीज़ को बेंड करो तो वो अपनी शेप को वापस से रीगेन कर ले, वो मेल फॉर्मेशन नहीं होगी, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगी, बेंड नहीं होगी। जैसे आप अपने ईयर की काट लीजिए, आप इसको बेंड करो, कान को सामने की तरफ ले आओ और फिर आप इसको रिलीज़ कर दो, कान अपनी जगह पे वापस चला जाएगा, ईज़िली डिस्प्लेस हो जाता है और इलास्टिसिटी की वजह से वापस अपनी जगह पे अपनी शेप पे नॉर्मली वापस आ जाता है। तो ये इसकी ख़ास प्रॉपर्टी है। इसके अंदर भी टाइप 2 कोलेजन के फाइबर्स होंगे, प्लस इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होंगे, आपको इनको इलास्टिन के फाइबर्स कह लो। और दूसरा पेरिकोन्डियम इनमें भी प्रेजेंट होती है। अब इनकी एग्जांपल्स तीन ही है मेन। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पास ग्लोटिस होता है उसके ऊपर एक ऐसे फ्लैप लाइक कार्टिलेज होती है कि जब भी फूड आता है एक तरफ हमारे पास क्या होता है, एक तरफ हमारे पास ये ट्रेकिया होता है और एक तरफ हमारे पास क्या होता है, पीछे एसोफेगस होता है। तो जब भी फूड आता है आप स्वेलो करते हो तो ये क्या होता है, लिड लाइक, इस तरह लिड लाइक एक्शन होगा इसका, और ये ऐसे इसको ट्रेकिया को ऊपर से लेरिंग्स को ऊपर से कवर कर लेता है ताकि फूड आगे पास ना करे। तो ये एपिग्लोटिस के अंदर भी क्या इलास्टिसिटी है कि नीचे जाता है फिर वापस आ जाता है, एक लिड लाइक एक्शन इसका इलास्टिसिटी की वजह से। दूसरा है एक्सटर्नल ईयर।
एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप कान को सामने की तरफ लेके आओ, फेस के साथ टच करो, छोड़ दो तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। वजह क्या है कि इसके अंदर एक्सटर्नल ईयर का जो भी स्ट्रक्चर है ये किससे बना है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। फिर कार्टिलेजिनस जो ऑडिटरी ट्यूब है, अब कान के अंदर की तरफ एक क्या चीज़ प्रेजेंट है, एक ऑडिटरी ट्यूब है जो कि आगे फिर फर्दर जो इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर हैं उसके साथ इसको कनेक्ट करती है बाहर से अंदर की तरफ। तो ये जो कार्टिलेज है ये भी ऑडिटरी ट्यूब की, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज ही है। और लास्ट हमारे पास आ गया फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, ये ज़्यादा फाइब्रस है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रिजिड है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। और लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी बोन के मुकाबले में आप जब भी इसको कंपेयर करोगे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी बोन से। फिर इसके अंदर एक फ़र्क है कि इसके अंदर टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जो भी हाईलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें टाइप 2 होता है फाइब्रो कार्टिलेज में। और इसके अलावा बोन में ये आपको चीज़ याद रखनी कि फाइब्रो कार्टिलेज बोन से रिजेंबल करता है इस चीज़ में कि एक तो दोनों में टाइप 1 के कोलेजन फाइबर्स होते हैं। बोन और फाइब्रो कार्टिलेज में टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक और हाईलाइन में टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकोन्डियम भी प्रेजेंट नहीं होती। फाइब्रो कार्टिलेज और दूसरा क्या हाईलाइन की आर्टिकुलर कार्टिलेज, इन दो में पेरिकोन्डियम नहीं होती। नॉन आर्टिकुलर हाईलाइन में और इलास्टिक में पेरिकोन्डियम होती है। ठीक है, पेरिकोन्डियम क्या था, कनेक्टिव टिश्यू जो उसके अराउंड प्रेजेंट होगा और वो उसको न्यूट्रिशन भी, मेनली न्यूट्रिशन किससे मिलेगी, पेरिकोन्डियम से मिलेगी। पेरिकोन्डियम के अंदर तो ब्लड सप्लाई होगी, वो तो उससे मेनली न्यूट्रिशन मिलेगी कार्टिलेज को। अब फाइब्रस कार्टिलेज की एग्जांपल्स क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो वर्टिब्रा है उनके दरमियान में क्या होती है ऐसे डिस्क, आपने पढ़ा होगा कि उसके एनुलस फाइब्रोसस होता है, अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, तो ऐसे करके डिस्क प्रेजेंट होती है वर्टिब्रे के दरमियान में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे प्यूबिक सिम्फिसिस होता है जो कि जब प्यूबिक बोन आप पढ़ोगे, हिप बोन, तो उसको ज्वाइन कर रहा होता है, बीच में डिस्क होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस। मेनिस्कस अभी आप ये चीज़ें आप पढ़ोगे मेनली जॉइंट्स में, मेनिस्कस, लैब्रम, आर्टिकुलर डिस्क, ये जॉइंट वाले चैप्टर में आप डिस्कस करूँगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर बस आपने याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर बनते हैं किससे, फाइब्रो कार्टिलेज से ही। मेनिस्कस है, लैब्रम है, आर्टिकुलर डिस्क हैं जॉइंट्स की, और कुछ छोटी छोटी जैसे हमने सीज़ामाइड बोन पढ़ी थी कि बोन के क्या होगा कि टेंडन्स के अंदर या टेंडन्स के अंदर या लिगामेंट्स के अंदर अगर बोन डेवलप हो जाए तो होती है सीज़ामाइड बोन। इसी तरह एक मसल है टिबियालिस पोस्टीरियर, अभी नाम याद तो नहीं होगा पर टिबियालिस पोस्टीरियर के अंदर एक सीज़ामाइड बोन प्रेजेंट होती है, तो सीज़ामाइड फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब इसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से याद करो, और इसका ये जो फ़र्क है इसको ज़रूर समझ लो कि मेन ये हिस्टोलॉजी में भी आपको काम दे जाएगा ब्लॉक 2 के अंदर।